मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं बल्कि प्रेम और सत्ता के बीच छिड़े युद्ध की गाथा है। यह कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो आश्रम की पवित्र भूमि पर जन्मा, लेकिन राजनीति और षड्यंत्रों की आंधियों में घिर गया। एक ओर है राजकुमार विक्रमेश, पराक्रमी, तेजस्वी और ऐसा योद्धा जिसके साहस की गूंज पूरे आर्यावर्त में थी, लेकिन उसके हृदय में एक और युद्ध चल रहा था, प्रेम का युद्ध। और दूसरी ओर थी राजकुमारी सौम्या, अद्वितीय सौंदर्य की धनी, जिसके रूप और तेज की प्रशंसा हर राज्य में होती थी, लेकिन उसके भाग्य का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। क्या प्रेम नियति से लड़ सकता है? क्या एक राजकुमार अपनी प्रेमिका को राजनीति और सत्ता के चक्रव्यूह से बचा सकता है, या फिर यह प्रेम एक अधूरी गाथा बनकर रह जाएगा? इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए आपको इसे अंत तक देखना होगा। तो चलिए मित्रों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। सुनहरे सूर्य की पहली किरण जब घने वन में बसे उस दिव्य आश्रम पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया हो। यह आश्रम किसी साधारण आर्षि का नहीं था, बल्कि यह था महर्षि वशिष्ठ के प्रिय शिष्य महातपस्वी आर्षि वेदध्वज का, जो अपने तेज और तपस्या के बल पर देवताओं के समकक्ष माने जाते थे। लेकिन यह केवल एक साधना स्थली नहीं थी। इस आश्रम के चारों ओर एक अनकही राजनीति भी चल रही थी। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ अपने पुत्रों को शिक्षा दिलाने भेजते तो कुछ अपनी गुप्त योजनाएं भी बनाते। इस पवित्र स्थान पर केवल धर्म और ज्ञान का वास नहीं था, बल्कि प्रेम, वासना और सत्ता का संघर्ष भी चलता था। इस आश्रम के ठीक मध्य एक विशाल सरोवर था जिसमें कमल खिले रहते, पक्षियों की चहचहाहट और वेदों के उच्चारण से यह स्थान अत्यंत शांत प्रतीत होता। यहीं पर आर्षि वेदध्वज के सानिध्य में अनेक राजकुमार और राजकुमारियां शिक्षा प्राप्त करते थे। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक था राजकुमार विक्रमेश, जो मालव राज्य का युवराज था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, शरीर सिंह के समान बलशाली और बुद्धि इतनी तीव्र कि स्वयं आचार्य भी उससे प्रभावित थे। लेकिन उसके हृदय में एक और अग्नि जल रही थी, प्रेम और वासना की अग्नि, जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। इसी आश्रम में रहती थी राजकुमारी सौम्या, जो कलिंग राज्य की राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा केवल उसके राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे आर्यावर्त में होती थी। उसकी त्वचा चांदनी के समान उज्जवल थी, केश घने और घुंघराले और आंखें इतनी गहरी कि कोई भी उनमें खो जाए। एक दिन प्रातःकाल जब सभी शिष्य वेदों का अभ्यास कर रहे थे, सौम्या अपनी सखियों के साथ सरोवर के पास आई। हल्की गुलाबी साड़ी में लिपटी उसके गीले केशों से टपकती जलधाराएं मानो स्वयं मदन देव को आमंत्रण दे रही थीं। विक्रमेश, जो सरोवर के समीप ही बैठा था, अनायास ही उसकी ओर देखने लगा। उसकी नजरें सौम्या के कपोलों की लाली में खो गईं और वह अपलक उसे निहारता रहा। सौम्या ने भी उसे देख लिया, लेकिन वह झुकी नहीं, बल्कि मुस्कुराकर चली गई। यह प्रेम की पहली आहट थी, अदृश्य मगर प्रबल। आश्रम में केवल शिक्षा नहीं होती थी, बल्कि विभिन्न राज्यों के युवराजों के बीच गुप्त राजनीतिक वार्ताएं भी चलती थीं। कई राज्यों के राजा अपने पुत्र पुत्रियों के माध्यम से गठबंधन बनाते थे। सौम्या के पिता राजा वल्लभ चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह मगध नरेश के पुत्र आर्यमित्र से हो, जिससे कलिंग और मगध की शक्तियां संगठित हो जाएं। लेकिन विक्रमेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सौम्या को किसी और का होने नहीं देना चाहता था। उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं जब वह सोचता था कि सौम्या किसी और की होने वाली है। इधर सौम्या भी स्वयं को रोक नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि विक्रमेश की छवि उसके मन में अंकित हो चुकी थी। दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूट चुका था, लेकिन यह प्रेम सरल नहीं था। यह सत्ता, राजनीति और कर्तव्य के बंधनों में जकड़ा हुआ था। एक रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में था, आश्रम का वातावरण शांत था। सभी अपने अपने कक्षों में थे, लेकिन विक्रमेश का मन अशांत था। वह धीरे धीरे आश्रम के पिछले भाग में पहुंचा, जहां एक पुरानी अर्धखंडित मंदिरनुमा संरचना थी। वहीं किसी प्रतीक्षा में खड़ी थी सौम्या। तुम यहाँ क्यों आई हो? विक्रमेश ने धीरे से पूछा। सौम्या मुस्कुराई। तुमसे मिलने के लिए राजकुमार। दोनों के बीच कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर सौम्या ने धीरे से अपना हाथ विक्रमेश की ओर बढ़ाया। विक्रमेश ने उसे थाम लिया। वह स्पर्श उनके प्रेम की पहली स्वीकृति थी। विक्रमेश ने सौम्या को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों के बीच प्रेम की वो पहली अनुभूति जागृत हुई, जो देह से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ी थी। सौम्या ने अपना सिर विक्रमेश के सीने पर रख दिया और दोनों ने महसूस किया कि यह प्रेम किसी भी बंधन से अधिक शक्तिशाली था। लेकिन प्रेम और राजनीति का संगम कभी सरल नहीं होता। आश्रम में कुछ आंखें ऐसी भी थीं जो इन गुप्त मिलनों को देख रही थीं। एक दिन आश्रम के प्रमुख दूत ने राजा वल्लभ को संदेश भेजा। राजकुमारी सौम्या और राजकुमार विक्रमेश के बीच एक गुप्त संबंध स्थापित हो चुका है। यदि शीघ्र निर्णय न लिया गया तो यह संबंध कलिंग और मालव राज्य की प्रतिष्ठा पर प्रभाव डाल सकता है। राजा वल्लभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा ताकि सौम्या को आश्रम से निकालकर कलिंग राज्य ले जाया जाए। लेकिन यह बात विक्रमेश को भी झात हो गई। रात्रि के तीसरे
प्रहर में, जब पूरा आश्रम निद्रासन में था, तभी अंधेरे में कुछ छायाएं आश्रम के मुख्य द्वार से भीतर प्रविष्ट हुईं। वे राजा वल्लभ के दूत और सैनिक थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य था राजकुमारी सौम्या को बिना किसी विरोध के कलिंग ले जाना। लेकिन उन्हें यह ध्यात नहीं था कि एक और छाया उनकी हर गतिविधि को देख रही थी। राजकुमार विक्रमेश। जब सैनिकों ने सौम्या के कक्ष के पास पहुंचकर उसे घेर लिया, तभी विक्रमेश वहां प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर गहरा क्रोध था और उसकी तलवार म्यान से बाहर आ चुकी थी। ठहरो, यह राजकुमारी आश्रम में है और इसे बलपूर्वक ले जाना अधर्म होगा। एक क्षण के लिए सैनिक ठिठक गए, परंतु उनके नायक सेनापति सुदर्शन आगे बढ़े और बोले, राजकुमार, यह राजकुमारी राजा वल्लभ की पुत्री है और हमें उसे ले जाने का आदेश मिला है। यह तुम्हारा विषय नहीं है। मेरा विषय है या नहीं, यह निर्णय सौम्या स्वयं करेगी। विक्रमेश की आवाज में दृढ़ता थी। सौम्या, जो अब तक भय और असमंजस में थी, आगे आई। उसने विक्रमेश की आंखों में देखा, जहां प्रेम और अधिकार की ज्वाला जल रही थी। मैं विक्रमेश के साथ जाना चाहती हूँ। सैनिकों के बीच हलचल मच गई। सेनापति सुदर्शन ने तलवार निकालते हुए कहा, यदि हमें इसे बलपूर्वक ले जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब युद्ध अवश्यंभावी था। विक्रमेश ने अपनी तलवार उठा ली। वह अकेला था, परंतु उसकी वीरता संदेह से परे थी। जैसे ही पहला सैनिक उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, उसने बिजली की गति से अपनी तलवार घुमाई और उसे भूमि पर गिरा दिया। सौम्या ने भयभीत होकर चारों ओर देखा। आश्रम के अन्य शिष्य अब तक बाहर आ चुके थे। आर्षि वेदध्वज भी अपने कक्ष से बाहर आए। यह आश्रम है, युद्ध भूमि नहीं। यदि कोई बल प्रयोग करेगा तो उसे इसका दंड मिलेगा। ऋषि की वाणी गगनभेदी थी। सैनिक ठिठक गए, लेकिन सेनापति सुदर्शन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने संकेत दिया और कुछ सैनिकों ने सौम्या को पकड़ लिया। विक्रमेश ने क्रोध में आकर उन पर आक्रमण किया, परंतु तभी एक सैनिक ने पीछे से उस पर वार किया। विक्रमेश के सिर से रक्त बहने लगा और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। सौम्या ने चीखते हुए कहा, नहीं, इसे रोको। परंतु सैनिकों ने उसे बलपूर्वक अपने साथ ले लिया और कुछ ही क्षणों में वे अंधकार में विलीन हो गए। विक्रमेश ने अपनी तलवार भूमि पर फेंकी और सिर झुकाकर बैठ गया। उसका हृदय जल रहा था। प्रेमी के रूप में अपमान, योद्धा के रूप में हार और राजकुमार के रूप में असहायता। तभी आर्षि वेदध्वज ने पास आकर कहा, राजकुमार, प्रेम केवल भावनाओं का विषय नहीं, बल्कि यह बलिदान और साहस की परीक्षा भी है। यदि तुम सौम्या से सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी शक्ति बढ़ाओ। विक्रमेश की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि संकल्प था। मैं सौम्या को वापस लाऊंगा। मैं उसे उसके भाग्य के नाम पर किसी और को सौंपने नहीं दूंगा, और जो भी हमारे प्रेम के मार्ग में आएगा वह या तो पराजित होगा या नष्ट। कलिंग नरेश वल्लभ को जब सूचना मिली कि उनकी पुत्री को विक्रमेश ने बचाने का प्रयास किया था, तो वे और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत एक घोषणा कर दी, राजकुमारी सौम्या का विवाह मगध नरेश के पुत्र आर्यमित्र से 1 सप्ताह के भीतर संपन्न होगा। राजमहल में यह समाचार सुनते ही सौम्या का हृदय धड़क उठा। उसे लग रहा था कि वह एक पिंजरे में कैद कर दी गई है, जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं। उधर विक्रमेश अपनी सेना तैयार कर रहा था, लेकिन यह कोई सीधा आक्रमण नहीं हो सकता था, क्योंकि कलिंग राज्य अत्यंत शक्तिशाली था। उसे एक योजना बनानी थी, एक ऐसी योजना जिससे वह सौम्या को बिना युद्ध के बचा सके। उसे सहायता चाहिए थी और वह सहायता उसे मिली राजकुमार इंद्रसेन से, जो उसके सबसे प्रिय मित्र और मगध राज्य के शत्रु थे। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम सौम्या को बचा सकते हैं और मगध कलिंग के गठबंधन को रोक सकते हैं, विक्रमेश ने कहा। इंद्रसेन मुस्कुराए, तुम्हारा प्रेम यदि सच्चा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कलिंग की दीवारें जितनी भी ऊंची हों, प्रेम उससे भी ऊंचा होता है। कलिंग राजमहल किसी अभेद्य किले से कम नहीं था। राजमहल के चारों ओर विशाल प्रहरी खड़े थे। सौम्या को महल के अंतपुर में रखा गया था, जहां किसी भी पुरुष का प्रवेश निषिद्ध था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक विश्वास भी था, विक्रमेश अवश्य आएगा। इधर विवाह की तैयारियां पूरे राजमहल में जोरों पर थीं। कलिंग के बाजारों में चहल पहल थी। महल में संगीत गूंज रहा था, लेकिन सौम्या के मन में केवल अंधकार था। विक्रमेश और इंद्रसेन ने कलिंग महल में प्रवेश करने के लिए एक साहसिक योजना बनाई। इंद्रसेन ने सुझाव दिया, हम राज दरबार के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हमें वहां के किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में करना होगा। विक्रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, हमें कोई ऐसा चाहिए जो भीतर से हमारी सहायता करे। इस कार्य के लिए उन्होंने चुना राजमहल की एक दासी रंभा। रंभा बचपन से ही सौम्या की सेवा में थी और उसे राजकुमारी से गहरा लगाव था। जब विक्रमेश ने उसे संदेश भेजा कि वह सौम्या को बचाने के लिए आ रहा है, तो वह तुरंत उनकी सहायक बन गई। रंभा ने योजना बताई, राजमहल में एक गुप्त सुरंग है जिसका मार्ग महारानी के कक्ष से निकलता है। यदि हम सही समय पर वहां पहुंचे तो सौम्या को बिना किसी संदेह के बाहर निकाला जा सकता है। विवाह का शुभ मुहूर्त आ चुका था। आर्यमित्र पूरे राजसी वैभव के साथ मंडप में बैठा था।
कलिंग नरेश और मगध नरेश दोनों उपस्थित थे और समूचा दरबार इस आयोजन को देखने के लिए एकत्र हुआ था, परंतु सौम्या का हृदय बंधनों में जकड़ा था। उसी समय रंभा चुपके से सौम्या के पास पहुंची और धीरे से फुसफुसाई, राजकुमारी, वह आ चुके हैं। सौम्या की आंखें चमक उठी। रंभा ने आगे कहा, हमें तुरंत निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। सौम्या ने भारी मन से अपना विवाह का आभूषण उतारा और धीरे से खड़ी हुई। वह जानती थी कि यह कार्य केवल प्रेम का नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का था। इधर विक्रमेश और इंद्रसेन ने अपने सैनिकों के साथ महल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने महल के रक्षक को चुपके से मारकर उसकी वेशभूषा धारण कर ली, लेकिन ठीक उसी समय कुछ सैनिकों ने उन्हें पहचान लिया और चारों ओर से घेर लिया। राजकुमार विक्रमेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ प्रवेश करने की? एक सैनिक ने ललकारा। अब युद्ध अनिवार्य हो चुका था। इंद्रसेन ने तलवार खींच ली और देखते ही देखते महल के प्रांगण में खून की धाराएं बहने लगीं। विक्रमेश ने अपनी तलवार से 2 सैनिकों को परास्त कर दिया, लेकिन तब तक महल में युद्ध का शोर गूंज उठा। राजा वल्लभ ने क्रोधित होकर घोषणा की, राजकुमार विक्रमेश को जीवित मत छोड़ो। उधर जब सौम्या और रंभा गुप्त मार्ग से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। रंभा ने अचानक सौम्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्षमा करें राजकुमारी। और अगले ही क्षण महल के सैनिकों ने भीतर प्रवेश किया और सौम्या को पकड़ लिया। सौम्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने रंभा की ओर देखा, जिसकी आंखों में ग्लानि थी। तुमने विश्वासघात किया? सौम्या ने कांपती हुई आवाज में पूछा। रंभा ने सिर झुका लिया। मुझे विवश किया गया था राजकुमारी। राजा वल्लभ को हमारी योजना की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। राजकुमारी, सौम्या का हृदय टूट चुका था। महल के भीतर अब अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। विक्रमेश और आर्यमित्र आमने सामने खड़े थे। आर्यमित्र ने हंसते हुए कहा, तुम राजकुमार हो या कोई प्रेम में अंधा पागल? तुम्हें लगता है कि तुम इस युद्ध को जीत सकते हो? विक्रमेश ने क्रोध में तलवार उठाई। प्रेम और साहस का युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति से जीता जाता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारों की टकराहट से महल गूंज उठा। विक्रमेश ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन आर्यमित्र भी एक कुशल योद्धा था। लेकिन तभी विक्रमेश ने एक चतुर चाल चली। उसने आर्यमित्र को भ्रम में डालकर उसकी तलवार गिरा दी और उसे भूमि पर गिरा दिया। अब वह आर्यमित्र की गर्दन पर अपनी तलवार रख चुका था और बोला, अब यह युद्ध समाप्त हुआ। सौम्या मेरी है। लेकिन तभी पीछे से राजा वल्लभ की आवाज आई, नहीं राजकुमार, यह अभी समाप्त नहीं हुआ। सैनिकों ने विक्रमेश को चारों ओर से घेर लिया था। अब देखना यह है कि तुम प्रेम के लिए बलिदान देने को तैयार हो या नहीं। विक्रमेश के चारों ओर सैनिकों की तलवारें चमक रही थीं। राजा वल्लभ अपने सिंहासन से उठे और गर्जना करते हुए बोले, राजकुमार विक्रमेश, तुमने हमारे महल में घुसकर हमारी पुत्री का हरण करने का प्रयास किया। यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। विक्रमेश की आंखों में क्रोध था, लेकिन उसकी वाणी शांत रही। राजा वल्लभ, मैंने हरण का प्रयास नहीं किया बल्कि अपनी प्रेमिका को बचाने आया था। क्या प्रेम करना अपराध है? सभा में हलचल मच गई। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन राजा वल्लभ का क्रोध कम नहीं हुआ। यह प्रेम नहीं, यह विद्रोह है। तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सौम्या ने जैसे ही यह सुना, वह तड़प उठी। नहीं, मैं यह अन्याय सहन नहीं करूंगी। यदि विक्रमेश को दंड दिया गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर राजा वल्लभ ठिठक गए, लेकिन तभी मगध नरेश आगे बढ़े और बोले, एक उपाय हो सकता है। राजा वल्लभ और पूरी सभा उनकी ओर देखने लगी। अगर विक्रमेश चाहता है कि सौम्या उसकी हो तो उसे अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी। एक अंतिम युद्ध होगा विक्रमेश और आर्यमित्र के बीच। यदि विक्रमेश जीतता है तो सौम्या उसकी होगी, लेकिन यदि वह हारता है तो उसे अपने प्रेम के लिए प्राण देने होंगे। सभा में सरगोशी शुरू हो गई। विक्रमेश ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, स्वीकार है। सौम्या भयभीत थी, लेकिन विक्रमेश की आंखों में आत्मविश्वास की ज्वाला थी। अगले दिन राजमहल के विशाल प्रांगण में युद्ध की तैयारी की गई। दूसरी ओर सौम्या को एक ऊंचे मंच पर बैठाया गया था। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगर विक्रमेश हार गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, उसने स्वयं से कहा। युद्ध प्रारंभ हुआ। आर्यमित्र ने आक्रमण करते हुए कहा, राजकुमार, प्रेम के लिए जीवन देना मूर्खता है। विक्रमेश ने प्रत्युत्तर दिया, प्रेम वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। पहला प्रहार आर्यमित्र ने किया। उसकी तलवार बिजली की गति से चली, लेकिन विक्रमेश ने उसे अपने कवच पर रोक लिया। फिर उसने एक तेज वार किया, जिससे आर्यमित्र पीछे हट गया। अब युद्ध उग्र हो चुका था। तलवारें चमक रही थीं और दर्शक स्तब्ध होकर इस द्वंद्व को देख रहे थे। आर्यमित्र ने एक चाल चली। उसने अपने अंगरक्षकों की ओर संकेत किया और उन्होंने छिपकर एक तीर छोड़ दिया, जो विक्रमेश के कंधे में आ लगा। अचानक सभा में कोलाहल मच गया। यह अन्याय है, सौम्या चीख पड़ी, लेकिन विक्रमेश डगमगाया नहीं। उसने अपने कंधे से तीर खींचा और क्रोध में आर्यमित्र पर टूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में विक्रमेश ने आर्यमित्र की तलवार छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया।
अब उसकी तलवार आर्यमित्र की गर्दन पर थी। सभा स्तब्ध थी। राजा वल्लभ, अब निर्णय आपका है, विक्रमेश ने घोषणा की। राजा वल्लभ के लिए यह घड़ी कठिन थी। अगर वे विक्रमेश को सौम्या दे देते तो मगध से उनका संबंध टूट सकता था, लेकिन अगर वे इस न्याय संगत युद्ध का अपमान करते तो उनका सम्मान नष्ट हो सकता था। अंततः उन्होंने घोषणा की, विजयी होने के कारण विक्रमेश और सौम्या का विवाह संपन्न होगा। सभा में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। आर्यमित्र, जो अब भी जमीन पर पड़ा था, अचानक उठा और एक छिपा हुआ खंजर निकालकर विक्रमेश पर हमला करने दौड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, एक तेज बिजली की तरह कोई आगे आया। सौम्या, उसने विक्रमेश को बचाने के लिए स्वयं को आगे कर दिया। खंजर सौम्या के सीने में उतर चुका था। वह हिलने लगी और कुछ ही क्षणों में वह विक्रमेश की बाहों में गिर पड़ी। सौम्या! विक्रमेश की चीख से पूरा महल गूंज उठा। सौम्या की सांसें धीमी हो रही थीं। विक्रमेश, मैं तुम्हारी ही थी और सदा तुम्हारी ही रहूंगी। उसकी आंखें बंद होने लगीं। विक्रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उसकी पकड़ और मजबूत कर ली। नहीं सौम्या, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। परंतु नियति ने अपना निर्णय कर लिया था। राजमहल की भूमि पर रक्त की धाराएं बह रही थीं। सभा मौन थी। राजा वल्लभ की आंखों में पश्चाताप था। इंद्रसेन ने तलवार उठाई और आर्यमित्र की ओर देखा, लेकिन आर्यमित्र अब कुछ नहीं कर सकता था। वह भयभीत था और सैनिक उसे पकड़ चुके थे। विक्रमेश ने सौम्या के निर्जीव शरीर को देखा और आकाश की ओर देखते हुए कहा, अगर प्रेम को सत्ता और राजनीति ने हरा दिया तो इसका बदला अवश्य लिया जाएगा। सौम्या का निष्प्राण शरीर महल के मध्य रखा गया था। कलिंग राजमहल का वैभव, जो कुछ समय पहले तक विवाह के उल्लास से गूंज रहा था, अब एक शोकमयी श्मशान बन चुका था। राजा वल्लभ अपनी पुत्री के मृत शरीर को देखकर कांप उठे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी सत्ता के लोभ में अपनी ही पुत्री को खो दिया। लेकिन विक्रमेश के लिए अब यह शोक का समय नहीं था। उसने अपनी रक्त रंजित तलवार उठाई और सिंहासन की ओर बढ़ा। राजा वल्लभ, आज नहीं तो कल इस अन्याय का प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी सत्ता की नींव हिला दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। मगध नरेश, जो अब तक चुप थे, क्रोधित हो उठे। राजकुमार, यह शोक का समय है, प्रतिशोध का नहीं। विक्रमेश ने तीव्र स्वर में उत्तर दिया, नहीं, ये समय अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का है। सौम्या की हत्या की गई है और अब इस धरा पर रक्त ही न्याय करेगा। इंद्रसेन, और घोषणा की, आगे बढ़ा, हम कलिंग पर आक्रमण करेंगे, जो अब तक मौन था। अब समय है कि प्रेम की इस हार को युद्ध की जीत में बदला जाए। राजा वल्लभ, जो अब तक विक्रमेश के क्रोध से भयभीत थे, तुरंत अपने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, मगध और काशी के सेनाओं को अपनी ओर करने के लिए संदेश भेजो। विक्रमेश अब शांत नहीं बैठेगा, हमें उसे रोकना ही होगा। कलिंग की राजनीति की चालें फिर से बिछाई जा रही थीं। विक्रमेश अपने राज्य लौट चुका था, लेकिन अब वह प्रेमी नहीं था जो सौम्या के लिए काव्य लिखता था। अब वह एक युद्धरत योद्धा था जो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, हर उस राज्य को संदेश भेजो जिनका कलिंग से वैर है। यह युद्ध केवल मेरा नहीं बल्कि न्याय का है। एक एक करके सेनाएं उसके पक्ष में आने लगी। काशी, अवंती और महिष्मती सबने विक्रमेश का साथ देने का निर्णय किया। अंततः वह दिन आ गया जब विक्रमेश ने कलिंग की सीमा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर था राजा वल्लभ, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रहा था। दूसरी ओर था विक्रमेश, जो अपने प्रेम के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध भूमि में आया था। विक्रमेश ने सिंहासन की ओर देखकर गर्जना की, युद्ध के पहले यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि अधर्म के अंत की शुरुआत है। युद्ध का शंख बज उठा और तलवारों की गूंज से आकाश कांप उठा। युद्ध की घोषणा होते ही तलवारों की झंकार और घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी। विक्रमेश ने सबसे पहले अपने अश्वारोही सैनिकों को आगे बढ़ाया, जिनकी गति वायु से भी तेज थी। उनके पीछे पैदल सेना थी जो भाले और धनुषधारियों से सुसज्जित थी। दूसरी ओर राजा वल्लभ की सेना भी तैयार थी। कलिंग को कोई पराजित नहीं कर सकता। सेनापति महासेन ने हुंकार भरी और अपने योद्धाओं को आदेश दिया, पहला प्रहार हमारा होगा। कलिंग की सेना ने अपने हाथियों और घुड़सवारों को आगे भेज दिया। उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन विक्रमेश की सेना कहीं अधिक संगठित और क्रोध से भरी हुई थी। युद्ध शुरू हुआ। सूरज की किरणों के नीचे तलवारें चमक रही थीं। विक्रमेश स्वयं रणभूमि में उतर चुका था। उसकी तलवार की चमक से शत्रु भयभीत थे। एक एक करके वह कलिंग के योद्धाओं को परास्त करने लगा। इंद्रसेन, जो उसका सबसे विश्वास पात्र सेनापति था, उसने भी अपनी वीरता का परिचय दिया और कलिंग के सेनापति महासेन को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। अंततः इंद्रसेन ने महासेन को जमीन पर गिरा दिया और घोषणा की, आज कलिंग की सत्ता ढहने वाली है। जब राजा वल्लभ ने देखा कि उनका साम्राज्य गिर रहा है, तो उन्होंने अपनी अंतिम चाल चली। उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से विक्रमेश को संदेश भिजवाया, यदि तुम युद्ध को रोक दो तो मैं स्वयं तुम्हें अपना राज्य सौंप दूंगा।
लेकिन विक्रमेश को अब राजनीति की चालें समझ में आ चुकी थीं। उसने संदेशवाहक को उत्तर दिया, मैं राज्य के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। युद्ध अब समाप्त नहीं होगा जब तक कलिंग पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो जाता। आखिरकार कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद विक्रमेश की सेना ने कलिंग की राजधानी पर अधिकार कर लिया। राजा वल्लभ को उनके ही महल में बंदी बना लिया गया। सभा में विक्रमेश सिंहासन के सामने खड़ा था और राजा वल्लभ उसके चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो राजकुमार, मैंने राजनीति के खेल में अपनी ही पुत्री को खो दिया और अब मेरा साम्राज्य भी नष्ट हो गया। विक्रमेश की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने तलवार उठाई और घोषणा की, राजा वल्लभ, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित केवल मृत्यु से हो सकता है। और अगले ही क्षण विक्रमेश की तलवार चमकी और राजा वल्लभ का अंत हो गया। कलिंग के पतन के बाद विक्रमेश ने वहां एक नया शासन स्थापित किया, लेकिन अब भी उसकी आंखों में शांति नहीं थी। सौम्या की स्मृति अब भी उसके हृदय में जीवित थी। एक दिन उसने सिंहासन से उतरते हुए अपने मंत्रियों से कहा, राज्य जीतना आसान है, लेकिन न्याय और प्रेम की रक्षा करना सबसे कठिन। मैं अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए एक राजा बनूंगा।